जितनी आसानी से महिला की एफआईआर रजिस्टर हो जाती है उतनी आसानी से पुरुष की नहीं हो पाती है। लेडी के साथ कोई एट्रोसिटी नहीं हुई थी, ससुराल में रहती थी, ससुराल में उसके पास सारे सर्वेंट्स थे, तो उसकी मम्मी को इस बात से दिक्कत थी कि मेरी बेटी अकेले रह के बोर हो जाती है, उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए क्योंकि सारे हाउस हेल्प घर में लगे हुए हैं। जब वो लड़की ओटी में जाती है तो जो दोनों वार्ड बॉयज थे उन्होंने गेट बंद कर दिया और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से उस लेडी की वजाइना में डाला और उसकी वजाइना को रप्चर किया। वो बुजुर्ग आदमी 65 साल का था, उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाया था। वो चल ही नहीं पाते थे। लड़के से शादी इसीलिए की थी क्योंकि उसको एक्ट्रेस बनना था। जब लड़की के फादर लड़की को लेकर के आ जाते हैं वापस अपने घर पे, फिर वो लड़के पे एफआईआर कराते हैं और उसमें सारे फेक एलिगेशंस लगाते हैं। बहू ने सास को इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डेथ मरवा दिया एक हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल के साथ कॉन्स्पिरेसी करके। बेटी 8 बजे उठ के, तो बहू को इस बात से दिक्कत थी कि अगर मैं 7 बजे उठ रही हूँ तो आपकी बेटी भी 7 बजे उठेगी। गैस खुली छोड़ देना, मारना, चप्पलों से मारना, घर से बाहर निकाल देना। वो घर करोड़ का था जिस घर में सास ससुर रहते थे और सास ने घर में जाना बंद कर दिया था। उसमें जितनी फीमेल एम्प्लॉयज थी उसने मैंडेटरी कर दिया था कि जब भी वॉशरूम जाओगी तो मेरे केबिन से होती भी जाओगी। लड़की के 3 बच्चे थे तो वो मैटर डालने के लिए ही रेडी नहीं थी। मतलब उसका हस्बैंड उसको बहुत ज्यादा मारता था, उसी के घर में रह रहा था, उसी के ही घर से उसको निकाल दिया था। पुलिस ब्रुटैलिटी आज के टाइम पे भी है, नोट नहीं हो रही है। अगर अनऑफिशियल तरीके से उठाया तो उसे 5-5 दिन थाने में रखती है। जहाँ पर फेक केसेस होते हैं, जहाँ पर फेक एफआईआर होती है, वहाँ पर मैंने देखा कि पुलिस बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जबकि जहाँ ओरिजिनल केसेस होते हैं, मेल्स की एफआईआर होती है, वहाँ पर पुलिस एफआईआर लगाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं श्रद्धा सक्सेना की। थैंक बहुत-बहुत यू। स्वागत है। थैंक यू। और कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिल लिया और बातचीत करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। जी। और कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो शिरोज़ टीवी आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इससे हमारी आपसे और ज़्यादा बातचीत हो पाएगी। मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हमने ऐसे बहुत सारे घटनाएँ देखे जहाँ महिलाओं ने अपने पुरुषों और उनके फैमिली के ऊपर आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया है। और ऐसे केस को आप कैसे देखते हैं? और क्या पुरुष और महिला दोनों के लिए समाज और आईनी प्रक्रिया का जो बिहेवियर है वो सेम रहा या आपको लगता है कि इसमें भेदभाव मतलब दिखाई देता है? और क्या आपके मतलब आपके सामने या आपका कोई एक्सपीरियंस है ऐसा कोई केस के बारे में बताइए हमें? देखिए, लॉ किसी के लिए भी बायस नहीं है, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो। हमने देखा है कि जब महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज़ होती हैं, महिलाओं के साथ गलत होता है, तो कानून में प्रावधान है। अगर कोई विवाहित महिला है और उसके साथ उसके ससुराल वाले एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, तो वो कोर्ट की शरण ले सकती है। अगर अनएम्प्लॉयड है, तो वो मेंटेनेंस माँग सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है, तलाक ले सकती है, एफआईआर करा सकती है, जिस भी तरीके की एट्रोसिटीज़ उसके साथ में हुई हो। वहीं अगर एक पुरुष है और पुरुष के साथ अगर महिला एट्रोसिटी कर रही है, तो पुरुष भी उस महिला के अगेंस्ट एफआईआर करा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक केस का उदाहरण देना चाहूँगी कि एक हमारे क्लाइंट था, एक पुरुष था, तो उसको उसके ससुराल वालों ने उसके घर में घुस के मारा और इतना मारा उसकी पूरी बॉडी पे नील डाल दिए थे। तो हमने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया और उसकी एफआईआर रजिस्टर करवाई। बट हाँ, ये बात मैं कहूँगी कि जितनी आसानी से महिला की एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, उतनी आसानी से पुरुष की नहीं हो पाती है। क्योंकि हमारे केस में पुरुष के पूरे शरीर पे नील थे, उसके पास मेडिकल भी था, उसके पास सब कुछ था। जब वो अपने थाने में गया एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, तो उसे वहाँ हड़काया जा रहा था। उसने फिर एसएसपी को अपनी सारी बात बताई, एप्लीकेशन दी, मेडिकल दिखाया, तो एसएसपी ने डायरेक्शन दिया एफआईआर का। वहीं उसका जो थाना है, वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। और इस केस का एक यूनिक पार्ट ये था कि जिस डेट पे पुरुष की एफआईआर रजिस्टर हुई, सेम डेट पे महिला की एफआईआर रजिस्टर हुई है। तो कहीं न कहीं ये बात सच है कि पुरुष उस तरीके से पुलिस का सपोर्ट निचले स्तर पे कहीं-कहीं नहीं मिल पाता है, बट इन जनरल ऐसा नहीं है। अगर आपको निचले स्तर की पुलिस जो आपके थाना लेवल पे अगर नहीं सुन रही है, तो आप अपने एसपी के पास जाइए, एसएसपी के पास में जाइए, आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। और अगर आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो कोर्ट आपको डेफिनिटली रिलीफ देगी। कहीं न कहीं महिलाएँ जो है ना, उनको राइट्स अभी जितना मिल रही है,
कहीं न कहीं कई बार उसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। जी, और कई बार ऐसे होता है कि महिला अत्याचार तो सह के आ रहे बहुत टाइम से, जी। बट अभी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल महिलाएँ। और कहीं न कहीं कुछ पुरुष जो है उनको मतलब एक्चुअल में उनको नीड है और हेल्प चाहिए, तब उनको नहीं मिल पाते हैं। ये बात मैं डिनाई नहीं करूँगी कि फेक केसेस नहीं होते, फेक केसेस डेफ़िनेटली होते हैं। बट फेक केस आप फाइल तो कर सकते हो, फेक केस आप जीत नहीं सकते। यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है वो ये आती है कि पुरुष अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप देखिएगा अगर किसी पुरुष के साथ कभी भी कुछ गलत हो रहा हो तो वो इस चीज़ का वेट करता है कि पहले महिला अगर कोई केस करे तो वो एज़ अ डिफेंस उसमें जाएँगे, उस केस को कंटेस्ट करेंगे, बट अपनी तरफ से मुकदमा दायर नहीं करते हैं। बट जो महिला एक ऐसा मुकदमा करती है जहाँ पर उसके साथ कोई भी क्रूअल्टी नहीं हुई है, किसी भी तरीके का पक्षपात, भेदभाव नहीं हुआ है, फिर भी जस्ट फॉर द सेक वो अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए ससुराल वालों पे मुकदमा करती है, तो वहाँ वो सस्टेन नहीं करेगी। जैसे कि एक हमारे पास एक मुकदमा था जहाँ पर लेडी के साथ कोई एट्रोसिटी नहीं हुई थी। वो ससुराल में रहती थी, ससुराल में उसके पास सारे सर्वेंट्स थे, तो उसकी मम्मी को इस बात से दिक्कत थी कि मेरी बेटी अकेले रह के बोर हो जाती है। उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए क्योंकि सारे हाउस हेल्प घर में लगे हुए हैं। उसके बाद जब वो अपने पहले एक सिटी में रहती थी, उसके बाद दूसरी सिटी मूव कर गई, तो जब दूसरी सिटी मूव की तो वहाँ पर जाकर के उसने अपने हस्बैंड पे इम्पोर्टेंसी के एलिगेशन लगा दिए, जो कि सारे झूठे थे। उनका आपस में एक अच्छा जो पति-पत्नी का रिलेशन था आपस में वो एक अच्छा रह रहा था। पर उसके बाद वो अपने वापस सिटी में जाती है और वहाँ जाकर के मेंटेनेंस का केस दायर करती है और मेंटेनेंस के केस में जितने सारे एलिगेशंस थे वो सारे बिलो द बेल्ट थे। तो इस ग्राउंड पे वो मेंटेनेंस फाइल करती है और पूरे उसके रिलेशन में उसकी बदनामी करती है कि ये लड़का नपुंसक है वगैरह-वगैरह। तो हमने उस लड़के का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करवाया और जिसमें उसकी रिपोर्ट्स एक्सीलेंट आई, बट आप ये सोचिए उसका कितना ह्यूमिलिएशन हुआ इस सारी चीज़ों को लेकर के। बट यहाँ पर कोर्ट ये रिलीफ देती है कि अगर लोअर कोर्ट आपके अगर फ़ेवर में ऑर्डर लड़की के फ़ेवर में ऑर्डर दे भी देती है, मेंटेनेंस ग्रांट कर देती है, तो हाई कोर्ट उसको रोक देती है। क्योंकि मेंटेनेंस की जो 4 रिक्वायरमेंट होती है कि लड़के को जो लड़की है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है या फिर उसके साथ एट्रोसिटीज़ की जा रही है, क्रूअल्टी की जा रही है, उसके नीड्स को नहीं पूरा किया जा रहा है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़की जो चाहती थी उससे मिलता था, ऑनलाइन पैसा उसके लिए ट्रांसफ़र होता था, उसकी सारी बेसिक्स नीड्स का ध्यान रखा जाता था और घर में भी सारी हेल्प्स वगैरह उसको दी गई थी। क्योंकि आज के टाइम में जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है, लड़की साइड से अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा है, दोनों ही साइड से, लड़के साइड से भी है, लड़की साइड से भी है। तो जो उसकी मदर का इंटरफेरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब मदर सुबह 10 बजे कॉल करती थी और मदर को ये पता होता था कि उसके घर में अगर सब्जी बन रही है तो उसमें कितना नमक है। पापा का पूरे टाइम इंटरफेरेंस था। दिन में एटलीस्ट 10 कॉल आती थी और 1-1 घंटे वो बात करती थी अपने घर वालों से। तो कहीं न कहीं अगर बेटी की शादी हो गई है तो उसको इंडिपेंडेंस दीजिए। उसको रहने दीजिए, उसको ससुराल में उसके हिसाब से काम करने दीजिए। जहाँ पर फैमिली का इंटरफेरेंस आ जाता है वहाँ पर रिश्ते फिर टूटते हैं। और जहाँ फेक केसेस हो रहे हैं वहाँ फेक केसेस में लड़कियों को रिलीफ मिल भी नहीं रही है क्योंकि फेक केस तो कर लोगे, सस्टेन कैसे कराओगे? क्या ऐसे कोई केस आपने हैंडल किया या आपने देखा है जहाँ पे फेक केसेस का रिपोर्ट तो कराया लड़की ने, बाद में पता चला कि लड़की ने ऐसे मेंटेनेंस के लिए या अपने ईगो हर्ट होने के वजह से या कोई भी रीजन के वजह से उसने केस तो कर लिया, बट आपने जैसे बोला कि झूठ साबित हो जाते हैं, जी, तो उसके बाद लड़की के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है क्या? जी। क्योंकि इतना आपने बोला इतना हैरेसमेंट होता है, इतना समाज में बदनामी होते हैं, कई बार सोसाइटी और समाज से बाहर कर देते हैं, अलग सिटी में रहना पड़ता है, फैमिली भी सफ़र करते हैं। तो लड़की के साथ कुछ होता है आईनी? हाँ, बिल्कुल। देखिए ये ना जैसे जब कंटेस्टेड मुकदमा होता है तो किसी न किसी एक पक्ष के फ़ेवर में आता है, चाहे लड़की के फ़ेवर में आए या लड़के के फ़ेवर में आए। जिस भी पार्टी ने मैलिशियस इंटेंशंस के थ्रू एक गलत मुकदमा डाला होता है, तो देयर आर मैटर्स जो कि लड़के के फ़ेवर में हुए और उन्होंने फिर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस हाई कोर्ट में जाकर के फाइल किया। बट जो मेजर चैलेंज आता है ना, वो यहाँ पर ये आता है कि लोग अपनी लड़ाई आगे की करते नहीं हैं। लोग बेसिकली सोचते हैं मुकदमा खत्म हो और मेरी इससे जान छूटे क्योंकि बहुत हैरेसमेंट होता है, मुकदमा भी एक दिन में खत्म नहीं होता है, मुकदमा भी एक लंबा चलता है, लंबा सिनेरियो है मुकदमों का। तो है कुछ लोग ऐसे जिन पे पर फर्जी मुकदमे हुए, तो फर्जी मुकदमे जब वो जीते तो उन्होंने आगे जाके अपोजिट पार्टी पे भी कार्रवाई की, बट इनका रेशो बहुत मिनिमम है। यूजुअली लोग केस कंटेस्ट करते हैं, केस जीत जाते हैं और शांत हो जाते हैं। जैसे कि अब एक मैटर हमारे पास में था, वो बुजुर्ग आदमी 65 साल का था, उसपे सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया था, वो चल ही नहीं पाते थे। मतलब वो बेडरिडन थे, उनको शुगर थी, उनको बीपी उनका हाई रहता था और उनके दोनों पैर जले हुए थे।
तो जिस पॉइंट पे उन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया गया, उस समय वो बेड रिडन थे। तो कोर्ट को जब आप ये चीज़ दिखा देते हैं ना कि जिस घटना का दिखाया जा रहा है, जिस घटना का वर्णन किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर तारीख पे, उस पर्टिकुलर समय पे जो ये एक्यूज़्ड ही वहाँ पर नहीं था। तो हमारा केस चला तो 3 साल, बट खाली हमारी 313 की स्टेज पे बुलाया गया अक्यूज़्ड के लिए और परमानेंटली उनकी जो प्रेज़ेंस है उसको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया था। तो कोर्ट भी इन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करती है कि अगर फर्ज़ी मुकदमा आ रहा है तो उस तरीके से अक्यूज़्ड को भी बेनिफिट दिया जाता है। हर तारीख पे नहीं बुलाएगी, एग्ज़ेम्प्ट कर देगी, तो कोर्ट रिलीफ देती है। श्रद्धा जी, आपके पास कोई सेलिब्रिटी का कोई मैटर हो गया, ऐसा कोई मतलब इश्यूज़ को लेके कोई केस आते हैं? हाँ, मेरे पास एक केस आया था जिसमें लड़की थी, उसने लड़के से शादी इसीलिए की थी क्योंकि उसको एक्ट्रेस बनना था। तो चूँकि लड़का ऑलरेडी प्रोडक्शंस में था, काफ़ी बड़े प्रोडक्शंस के साथ में काम कर रहा था, तो उसने उसको वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करवा दिया था। पर आपको मेरिट तो अपनी काबिलियत, तो जो आपका हुनर है वो तो आपको खुद ही दिखाना पड़ेगा। अब उन्होंने ऑडिशंस तो कई सारे दिए, बट वो कहीं सेलेक्ट नहीं हुई। जब वो कहीं सेलेक्ट नहीं हुई तो उन्होंने अपने फादर को बुलाया अपने घर पे और टिकट भी हस्बैंड ने ही कराई है, लड़की की और लड़की के फादर की, वापस आने की भी और जाने की भी, दोनों साइड से। जब लड़की के फादर लड़की को लेकर के आ जाते हैं वापस अपने घर पे, फिर वो लड़के पे एफआईआर कराते हैं और उसमें सारे फेक एलिगेशंस लगाते हैं। लड़की मेंटेनेंस का केस डाल देती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती है, सारे केसेस डाल देती है लड़के के अगेंस्ट। बट एंड में इसमें यही होता है कि जो लड़का होता है उसको रिलीफ मिलती है और उसके अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है। बट जो एक हमें प्रेजुडिस माइंडसेट के साथ में अगर हम किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि हमें इन सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, अपनी काबिलियत पे आप भरोसा रखो। एक मैटर और था लड़के को लेकर के, तो वहाँ पर भी सेम सिनेरियो यही था कि लड़की जब अपने घर से, लड़का आईटी कंपनी में जॉब करता है, वेल पेड जॉब थी उसकी, तो लड़की अपने फादर को फ़ोन करके बुलाती है कि आप आकर के मुझे ले जाइए, मैं थोड़ा टाइम घर पे रहना चाहती हूँ। लड़की जब घर से जाती है तो यही बोल करके जाती है कि मैं कुछ टाइम बाद आ जाऊँगी, और जब वो घर जाती है तो घर जाने के बाद में आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 1 महीने बाद 125 मेंटेनेंस का नोटिस आ जाता है लड़के के पास में। जबकि जब लड़की घर जा रही होती है तो लड़की की सारी पैकिंग लड़का करवा रहा होता है, ट्रॉली उतार के वही दे रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, कॉल पे भी बात चल रही सब होती कुछ है, ठीक सब रहते कुछ हैं। ठीक रहता है। 2 दिन बाद, जैसे आज बात हुई और परसों लड़के के पास नोटिस आ गया। तो ये जो इस तरीके के केसेस जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं, मुझे लगता है कि इन सारे केसेस को रुकना ज़रूरी है और यहाँ पर माइंडसेट को बदलना बहुत ज़रूरी है। शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है। शादी में एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि आप एक दूसरी फैमिली से किसी दूसरी फैमिली में जा रहे हो। आप जिस फैमिली में पले-बड़े हो और आपकी जिस फैमिली में शादी हो रही है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। तो थोड़ा टाइम दो उस फैमिली में एडजस्ट होने के लिए, और एडजस्ट होने का ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई बहुत ही ज़्यादा गलत बात कह रहा है तो आपको उसको माननी है। जो रीजनल, जो आपकी रिलीजियस चीजें हैं, जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है, अगर उसको कोई मानने को बोल रहा है तो मान लो, क्या दिक्कत है। और हमेशा लड़कियों को और लड़कों को, ये दोनों के लिए अप्लाइड है, एक लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी जहां पर उनके जो घर के जो कम्युनिकेशन है वो आपस में ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। मोस्टली डिस्प्यूट्स क्यों हो रहे हैं मैट्रिमोनियल, क्योंकि लड़के की माँ को बहू की पूरी फीडिंग चाहिए कि बहू कैसे चल रही है, आपस में लड़का बहू की क्या बात हो रही है, और मदर को भी इस बात को जानना है लड़की की माँ के लिए कि ससुराल में क्या चल रहा है। तो ये लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां पर एक लक्ष्मण रेखा खींचे, ससुराल की बात मायके में ना बताए, मायके की बात ससुराल में ना बताए। लड़के को भी यही करना पड़ेगा कि अपनी माँ और अपनी वाइफ के बीच में लड़के को बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर वो अपनी वाइफ की, अगर कोई मान लीजिए अगर सास के बीच में और माँ के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि लड़का उस घर में पड़ा बड़ा है, उनके डिफरेंसेस को दूर करे। और अगर माँ लड़की के बहू के बारे में भी कुछ भी कह रही है तो उसके आकर के फीडिंग नहीं दे बहू के लिए, क्योंकि आपने तो आकर के बोल दिया बट वो उसके दिमाग में फीड हो गई, क्योंकि वो उस घर की नहीं है, उस घर में वो ब्याह के आई है। तो अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रख लिया जाए, और लड़की को भी ये समझना पड़ेगा कि शादी होने के, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे शादी होने के तुरंत बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लोगों के डाइवोर्स होना स्टार्ट हो गए हैं। उसका रीज़न यही है कि जो इन्वॉल्वमेंट है दोनों फैमिलीज़ का वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से वो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लड़का-लड़की को आपस में डिसाइड करना चाहिए कि उन लोगों को रहना कैसे है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी-अपनी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करना, वो उनको करना चाहिए। फैमिली जहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे ससुराल वाले हो चाहे मायके वाले, बहुत मुश्किल है मतलब समझना। वहाँ पर दिक्कत आती है क्योंकि
उनको आपके घर की सिनेरियो नहीं पता कि आप ससुराल में किस तरीके से रह रहे हो, या क्या आपके ससुराल का शेड्यूल है, या कैसे आपके ससुराल में तौर तरीके हैं। वो तो अपना ओपिनियन देंगे क्योंकि वो दूसरी जगह पे रह रहे हैं, और वो ओपिनियन आप पे हावी हो जाएगा क्योंकि वो आपके माँ-बाप हैं। इसलिए आप जिस जगह रह रहे हो उस जगह को आप अपने हिसाब से उस चीज़ को एडजस्ट करो। अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेट करो, और अगर आपको लग रहा है कि नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, नई चीज़ें सॉर्ट आउट हो पा रही है, तो चीज़ों को टाइम दो। एकदम से डाइवोर्स के कंक्लूजन पे आना ये मेरे हिसाब से राइट थिंग नहीं है। मैं उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रही जहाँ पर वाइफ क्रूअल्टी कर रही है हस्बैंड के साथ में, या हस्बैंड क्रूअल्टी कर रहा है वाइफ के साथ में। जहाँ पर एक्सट्रीम क्रूअल्टी हो रही है वहाँ पर इमीडिएटली छोड़ो एक दूसरे के लिए, क्योंकि दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू वहाँ रहने के लिए। बट जहाँ पर हल्का-सा ईगो की इश्यू है ना, वहाँ पर ईगो की इश्यू अगर हटा दें हम, जेन्युइन दिक्कत है, डेफिनिटली यू शुड कम इन कोर्ट ऑफ लॉ। बट अगर जेन्युइन दिक्कत नहीं है, ईगो की लड़ाई है, तो ईगो की लड़ाई हमें साइड करनी पड़ेगी। आज के टाइम में एक जो फेक केसेस इसलिए भी आ रहे हैं कि लड़कियां कमा रही हैं या लड़के कमा रहे हैं, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। तो एम्पावर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कस्टम ट्रेडिशंस रिचुअल्स भूल जाएंगे। एम्पावर्ड होने का मतलब है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हम एक उसको बहुत अच्छी नर्चरिंग दे पाएंगे। तो अगर हमारा घर एम्पावर्ड है, अगर लड़का वेल ऑफ है, लड़की वेल ऑफ है, तो अपनी आने वाली जनरेशन को वो अच्छे से एम्पावर्ड करे। ना कि लड़का घर में धौंस दिखाए कि मैं बहुत ज्यादा कमा रही हूँ, लड़की घर में धौंस दिखाए मैं बहुत ज्यादा कमा रही हूँ। अगर ये सिनेरियो रहेगा तो रिश्ते टूटेंगे। और मेरा अगला सवाल है, समाज में हमने कई बार ऐसे खबरें देखे जहाँ पे लोग अपने बुजुर्ग माता-पिता को कई दूर सुनसान जगह पे छोड़ के भाग जाते हैं। और कोर्ट ऐसे मतलब केस को क्या कहते हैं या कैसे देखते हैं? और उसके साथ ही ऐसे लोगों को कैसे खोजते हैं और उसको कैसे सज़ा देने में हमारे जो सरकार है वो कैसे सफल रहते हैं? और इन बुजुर्ग लोगों को इंसाफ दिलाने में हमारा जो सिस्टम है वो क्या मतलब कर कर पाते, मतलब कितना उनको सजा दिला पाते? क्या आपका कभी ऐसे केस में वास्ता पड़ा? हाँ, बिल्कुल मेरा वास्ता पड़ा है। देखिए, मैं आपको ये 2 पॉइंट से बताऊँगी। पहले मैं आपको सीनियर सिटीज़नशिप एक्ट के बारे में बताऊँगी, और मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताऊँगी, जहाँ पर सास के साथ में बहू क्रूअल्टी कर रही है। तो जो सीनियर सिटीजनशिप एक्ट है, जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ-बाप को, बूढ़े माँ-बाप को घर से निकाल देते हैं। जब बूढ़े माँ-बाप उनके नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं या सारे एसेट्स उनके नाम पे कर देते हैं, तो वो निकाल देते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये कोर्ट में नहीं जाकर के डीएम किया जाती है। तो इसकी एप्लीकेशन डीएम क्या दी जाती है, डीएम वहाँ पर डायरेक्शन करता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको उनके बच्चे मेंटेन करें। तो मेंटेनेंस का भी प्रावधान है इसमें सेक्शन 4 में, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस भी ले सकते हैं। इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर पेरेंट्स ने, जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने अपने बच्चे के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी कर दी है, वो उस प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड हो या रजिस्ट्री हो, उसके भी कैंसिलेशन के लिए जा सकते हैं, अगर बच्चे उनको लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं तो। तो मुझे लगता है आपके मीडियम माध्यम से मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगी सबसे, कि अगर आप अपने पेरेंट्स की वेलबींग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, पेरेंट्स को लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं, तो आपको उन्होंने जो भी एसेट्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे आपके हाथ से चले जाएँगे। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा एक्ट है, जो बुज़ुर्ग माँ-बाप को स्ट्रेंथन करता है। अब हम दूसरा पक्ष लेते हैं कि जहाँ पर बहू है, वो सास के साथ क्रूअल्टी कर रही है, सास को मार रही है, उनका मेंटल हैरेसमेंट कर रही है, फिजिकल हैरेसमेंट कर रही है। ऐसे केसेस में सास भी अपने बहू पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर ही। उसमें वो अपनी बहू से मेंटेनेंस भी ले सकती है, खुद को मेंटेन करने के लिए। और क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का पूरा एक मोनेटाइजेशन बेस्ड है, तो आपको जितनी रेमेडी मिलेंगी वो मॉनेटरी मिलेंगी। तो अगर किसी तरीके भी क्रूअल्टी अगर बहू सास के साथ में कर रही है, तो भी वो बहू के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकती है। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा होता है। और तो उनको देखना, उनका केयर करना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। आपने अभी ज़िक्र किया कि जो मतलब बेटे की बीवी होते हैं और उनके जो मम्मी है, मदर इन लॉ है, उनके ऊपर टॉर्चर करते या उनको अत्याचार करते। क्या ऐसा कोई केस आपके पास आया जिन्होंने बहू ने सास के ऊपर ऐसे मेंटली हैरेसमेंट या उनको मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर किया है? बहुत केसेस आए हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। मैं आपको 2 लेटेस्ट केसेस का एग्ज़ाम्पल दूँगी, जहाँ पर बहू ने सास को इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डेथ मरवा दिया, एक हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल के साथ कॉन्स्पिरेसी करके।
तो इसमें ये जो बेटा बहू थे, जब सास जिंदा थी तो वो एक टीचर थी, तो जब भी वो स्कूल जाती थी तो बहू उनको बहुत गाली गलौज करती थी, बहुत ज्यादा गाली गलौज करती थी। और गाली गलौज का रीजन करने का सिर्फ एक ये था कि सास उसको प्रॉपर सबका खाना बना के दे रही है। जैसे उनकी जब बेटी आई थी घर पे, तो बेटी थोड़ा टाइम के लिए, जैसे 7 बजे उठ रहे हैं तो बहू बेटी 8 बजे उठ गई, तो बहू को इस बात से दिक्कत थी कि अगर मैं 7 बजे उठ रही हूँ तो आपकी बेटी भी 7 बजे उठेगी। इसके लिए वो पूरे टाइम सास को गालियाँ देती थी, और वो गाली देने का जो एक्सटेंट था वो उस लेवल पे चला गया था कि जब-जब वो स्कूल जाती तो उनको चप्पल से वो फेंक-फेंक के मारती थी। इसके सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह सब थे। जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 में मदर को कोविड-19 हुआ, जो सास थी, तो उन्होंने हॉस्पिटल के साथ कॉन्स्पिरेसी करके उनका ऑक्सीजन मास्क हटवा दिया, और जो रीज़न ऑफ डेथ आया वो कार्डियक अरेस्ट आया। बट जब वो मरी ना, तो वो उन लोगों का नाम लिख के मरी थी जिन्होंने उनको मारा था, जो इन सारी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। क्योंकि डॉक्टर के टच में सारे के सारे लोग थे। अभी रिसेंट एक मैटर है, उस मैटर में जो बहू है, तो बहू का मेन सिनेरियो ये था कि जैसे ही उसकी शादी हो तो उसे घर अपने नाम पे करवाना था। अब जैसे आप शादी होकर के आए हो तो एकदम से ये सारी चीजें नहीं होती, और आपको क्यों करवाना है? जिस माँ ने वो घर बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया, और उसके ससुर भी नहीं थे, मतलब माँ, बेटे और एक बहन, 3 लोगों का परिवार था। तो उसकी जिद ये थी, ये पूरा घर मेरे नाम पे करो तब मैं इस घर में रहूंगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि शादी होने के तुरंत बाद कौन इस बात पे एग्री हो जाएगा? क्योंकि सास ने ये करने से मना कर दिया, तो लड़की, लड़की के मौसा, लड़की की मौसी, लड़की का भाई, लड़की के माँ-बाप, ये सब घर में आए हैं और आकर के सबको मारा है। और सबके प्रॉपर चोट थी। लड़की तो ऐसा करती थी कि जैसे ही लड़की के मन का, जैसे सास खाना बनाती थी, बहू वगैरह कुछ, बहू घर में ही रहती थी, बट वो कुछ घर का काम नहीं करती थी, सास वगैरह प्रॉपर खाना बनाती थी। तो अगर खाने में अगर उसकी मन की चीज नहीं बनी है, तो वो सास के ना टाके लगे हुए थे, वो टाकों को जाकर के नोचती थी। तो हमने सास के बिहाफ पे वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करवाया, जो कि हमारे फेवर में हुआ। तो ऐसी कई सारी एट्रोसिटीज हैं जो आज के टाइम में समाज में हो रही हैं, और ये रियलिटी है कि बहुएं सास पे कर रही हैं। हम तो सोचते हैं कि हम बहुत आगे, मतलब समाज जो है और आइन इतने सारे बन गए कि बहुत चीज़ अच्छा हो रहा है, बट असली सच्चाई तो ये है कि बहुत सारे चीज़ बहुत ज़्यादा खराब तरीके से करा जाते हैं बिल्कुल। और एकदम रोंगटे खड़े हो जाते सुन के। गैस खुली छोड़ देना, मारना, चप्पलों से मारना, घर से बाहर निकाल देना। इवन आप ये सोच लीजिए, एक मैटर में तो ऐसा था कि वो घर करोड़ का था जिस घर में सास ससुर रहते थे, और सास ने घर में जाना बंद कर दिया था डर के मारे। डर के मारे। और एक बार लड़का बहू आकर के घर में कब्जा करके बैठ गए, सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। और आज सिनेरियो तो ये है कि एक घर तो ऐसा है जिसमें आज तक वो लोग नहीं गए। कहीं न कहीं इंसान सोचते हैं कि घर और पैसा तो बाद में भी हो जाएगा, इंसान के जिंदा बचेगा। ज़िंदगी बहुत कीमती है। हाँ, तो ये इस टाइप के जो मैटर्स हैं ये बहुत प्रोमिनेंट हुए, बट मैं ये चीज़ अप्रिशिएट करूँगी कि जैसे सीनियर सिटीज़नशिप एक्ट हो गया हमारा, या फिर ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हो गया, जिसमें सास भी स्टैंड ले रही हैं। ये एक बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, बिकॉज़ दिस इज़ द हाई टाइम, जिसके साथ भी गलत हो रहा है उसको आवाज़ उठानी चाहिए। श्रद्धा जी, हमें एक बात बताइए, मतलब एक बात क्लियर करिए मेरे हिसाब से कि वर्क प्लेस में जो पॉज़ कमिटी है, उसमें लड़कियाँ ही कंप्लेन कर सकते हैं क्या? बहुत सारे वर्क प्लेस में ऐसे होते हैं ना, लड़कियों के साथ-साथ लड़के लोग भी हैरेस होते हैं, तो क्या लड़के भी अपना कंप्लेन कर सकते हैं? देखिए, आईसीसी कमेटी के अंदर तो लड़के कंप्लेंट कर नहीं सकते, बट लड़के जनरल कंप्लेंट डेफिनेटली मूव कर सकते हैं। अगर किसी लड़के के साथ कोई लड़की किसी लड़के को परेशान कर रही है, लेट्स सपोज एक वर्क प्लेस पे, तो वो अपने सीनियर को कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी डायरेक्टरेट को कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी भी सीनियर ऑफिसर के लिए, जो भी उनके डिपार्टमेंट में, अगर सरकारी है, प्राइवेट में है तो सीनियर मैनेजर के लिए कर सकते हैं, और उस पे भी एक कमेटी बिठाई जाएगी, जैसे आईसीसी कमेटी बैठती है। आईसीसी ऑलरेडी एक्ट में डिफाइंड है, इसलिए आईसीसी कमेटी बैठती है। बट अगर किसी लड़के के साथ कोई भी लड़की शोषण कर रही है, उसको परेशान कर रही है, तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, और अगर वो लड़की दोषी पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे। बिल्कुल। ये मतलब लड़के भी सेफ है, अगर लड़कों को कोई लड़की परेशान कर रही है तो लड़की के अगेंस्ट भी एक्शन होगा। तो ऐसा होता है ना कि ऑडियंस हर तरह की होते हैं, तो जो हमें सुन रहे बॉयज़ ऑडियंस है उनके लिए हाँ, लड़कों के लिए भी, अगर लड़कों को अगर कोई लड़की परेशान कर रही है तो वो डेफिनेटली उस लड़की के अगेंस्ट कंप्लेंट करे, किसी भी सीनियर मैनेजर को, सीनियर ऑफिसर को कंप्लेंट करे, उस लड़की के अगेंस्ट भी एक्शन होगा अगर वो उसमें दोषी पाई जाती है तो। श्रद्धा जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में कई सारे केस लड़े हैं। क्या आप हमें बताएँगी कि मी टू मूवमेंट के साथ जुड़ने के बाद अपने कोई केस में क्या आपका अनुभव रहा? और
उसके बाद इससे जुड़ते मिली-जुली कोई ऐसा स्टोरी बताइए जहाँ पे अपने कार्यस्थल में जो महिलाएँ रहते हैं उनके सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है? देखिए, मैं कई सारे पॉश पैनल्स पे भी हूँ। मैं इंडियन रेलवेज़ के पॉश पैनल्स पे हूँ और कई सारे बड़े पॉश पैनल्स पे हूँ मैं। तो मी टू मूवमेंट का एक बहुत अच्छा पार्ट ये था कि महिलाओं ने अपनी आवाज़ आकर के मुखर की। जब एक महिला अपनी आवाज़ बनी, फिर दूसरी महिला आवाज़ बनी, तीसरी महिला आवाज़ बनी और ऐसे करके एक कारवां बनता चला गया। तो उस मूवमेंट का जो सबसे अच्छा पार्ट था कि जिन लड़कियों की आवाज़ दबी रह गई थी, उनकी आवाज़ भी मुखर होकर के आई। जिन लोगों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे झेला था क्योंकि मी टू की अधिकतर स्टोरीज़ सच थी। कुछ लोगों को तो मैं बहुत पर्सनली जानती थी जिनकी रियल स्टोरी मुझे पता थी, जो बहुत फेमस लोग हैं। तो ये स्टोरी मुझे पता थी बट मी टू मूवमेंट के बाद वो लोग भी बाहर निकल के आए और उन लोगों ने अपनी बात कही। इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि जो लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे उन्हें एक वार्निंग मिली थी कि अगर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट करोगे तो आज नहीं तो कल आपका नाम खुलेगा ही खुलेगा। कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट जब मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो वहां पर कुछ लड़कियों ने नाम बोले, कुछ लड़कियों ने नाम नहीं बोले बट उन अपनी आप बीती बताई। वो आपबीती बताना भी बहुत ज़रूरी था। और मी टू मूवमेंट का एक एडवांटेज ये अच्छा मुझे मिला था कि एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई थी। तो उस लड़की के साथ बहुत लंबे टाइम से उसका डायरेक्टर ही सेक्सुअल हैरेसमेंट करता हुआ आ रहा था। तो अगर जब भी वो किसी प्रोजेक्ट पे जाती है तो सबसे पहले उससे ये एडवांटेजेस के लिए माँगा जाता था कि अगर मैं आपको सो एंड सो प्रोजेक्ट देता हूँ तो आप इन रिटर्न मुझे क्या दोगी? तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरेस हो रही थी बट जब प्रोजेक्ट आया उसे अप्रोच किया जाता था और फिर उसे हैरेस किया जाता था। जब लास्ट टाइम ये हुआ मी टू मूवमेंट चल रहा था उसने एफआईआर लॉन्च की। अपनी बात भी उसने आके बताई और उसने एफआईआर भी लॉन्च की। अगर मैं पॉश की बात करूँ तो पॉश पैनल मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सेक्रेट पैनल है और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी तरीके से बना है क्योंकि वर्क प्लेस पे ना अगर किसी की भी इज्जत को सबसे ज़्यादा छेड़ा जाता है तो वो है महिला। क्योंकि महिला एक सॉफ्ट टारगेट है सबके लिए। अगर आप महिला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तो आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो। क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की गई है कि महिला अगर बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आपको अगर उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं पता, तो लोग उसके कैरेक्टर पे आ जाते हैं। क्योंकि महिला का कैरेक्टर टारगेट करना सबसे ईज़ीएस्ट पार्ट है, क्योंकि आपके पास उसके अगेंस्ट कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो जब वर्क प्लेस पे किसी भी महिला के साथ अगर किसी भी तरीके का शोषण हो रहा होता है, तो वो आईसीसी कमेटी में जाकर के अपनी कंप्लेंट कर सकती है। आईसीसी कमेटी की सारी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होता है आईसीसी कमेटी के बारे में। तो आईसीसी कमेटी में एक खासियत ये है कि जो आइडेंटिटी है महिला की और जो पुरुष है जिस पे एलिगेशन लगाया गया है, दोनों का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है। सारी प्रोसीडिंग्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है और ये इंश्योर किया जाता है कि जस्टिस मिले। अगर महिला एक फेक कंप्लेंट लेकर के आई है तो महिला के अगेंस्ट भी कोर्सिव एक्शन होगा और महिला की अगर कंप्लेंट सच पाई जाती है तो पुरुष के अगेंस्ट कंप्लेंट होगा, एक्शन होगा। तो आईसीसी कमेटी का जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि वो सच की तह तक जाने की कोशिश करती है। तो एक हमारा ऐसा मैटर था जिसमें मतलब 2 मैटर्स के बारे में डिस्कस करूँगी कि एक महिला थी तो जो एक क्लास 1 ऑफिसर के अंडर वो काम कर रही थी। तो उसका ऑफिसर ना क्योंकि लड़की लेडी जो थी वो डाइवोर्सी थी और उसको थोड़ा-सा बॉडी शेमिंग वगैरह करता था और कहता था तुम डाइवोर्सी हो, कैसे रहोगी? तुम्हारे बच्चे हैं, मैं लुक आफ्टर कर लूँगा उनके लिए और उसका खुद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था कई सालों से। जो ऑफिसर उसको बोलता था शादी के लिए, तो उसने कई बार मना किया। उसने फिर क्या करना शुरू करा कि वो उस लड़की के लिए और वही नहीं, उसके ऑफिस में जितनी फीमेल एम्प्लॉइज थी उसने मैंडेटरी कर दिया था कि जब भी वॉशरूम जाओगी तो मेरे केबिन से होती हुई जाओगी। तो ये महिला क्योंकि वॉशरूम तो ऐसा ना ऐसा तो है नहीं कि आप दिन में एक बार जाओगे, मल्टीपल टाइम जाना होता है। तो जब भी जिस भी महिला को वॉशरूम जाना है उसके केबिन से होते हुए जाना है। बाहर का भी जो रूट था वो उसने बंद करवा दिया था। इसकी कई बार कंप्लेंट की गई। उस पर्टिकुलर महिला को अगर बुलाता था और अपने बगल में खड़ा रखता था, उसको पकड़ता भी था, हाथ पकड़ा उसका एक बार। इस तरीके से वो उसको हैरेस करता था और जब भी वो केबिन से निकल के आती थी तो वो रोती हुई आती थी हमेशा। तो जब ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा उसको पूरे-पूरे दिन ऑफ़िस में खड़ा करना, अननेसेसरी खड़ा करना, उसको परेशान करना, उसको शादी के लिए बार-बार बोलना, उसको डेरोगेटरी कमेंट्स देना, उसको सेक्सुअल रिमार्क्स भी देता था वो बंदा। तो लेडी ने उस चीज़ की कंप्लेंट की। तो एज़ अ कमिटी हमने इंश्योर किया, हमने इन्वेस्टिगेशन की कि जो ये लेडी बोल रही है, ये सच बोल रही है या सिर्फ़ ये अपने बॉस को परेशान करने का एक तरीका है। तो हम जब डीप डाउन इन्वेस्टिगेशन में गए, जब हमने चीज़ों को एग्ज़ामिन किया तो हमने पाया कि ये सच्चाई थी। उस लेडी जो बोल रही थी वो सब कुछ सच था। अब पॉश में कई बार ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी है। अगर आपके पास कोई भी विटनेस नहीं है, अगर आपके पास
कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके सपोर्ट में आ सकता है। तो जब किसी के साथ कोई घटना होती है ना, उसका प्रूफ होता है, चाहे कुछ भी हो। तो आपके साथ, क्योंकि आपके जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं उनको भी विटनेस बनाया जाएगा, मतलब एक पूरा प्रॉपर प्रक्रिया होती है। पॉश जिस तरीके से काम करती है, आईसीसी कमेटी जिस तरीके से काम करती है, तो उसमें उस महिला को हमने न्याय दिया। और जो पुरुष था जो सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था उस रेगुलर उस महिला का, उसके अगेंस्ट हमने रिकमेंडेशन दी कि ये जो मैटर हमारे सामने आया ये पॉश का मैटर बनता है। बट ऐसे भी मैटर हमने किए कि जहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए मैटर डाले जा रहे हैं, परेशान करने के लिए डाले जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में ये भी निकल के आया कि ये तो पॉश का मैटर बनता ही नहीं, तो हमने उस लड़की के अगेंस्ट भी रिकमेंडेशन दी कि इसने फॉल्स केस किया हुआ है। तो जो पॉश का मुझे बेस्ट पार्ट यही लगता है कि अगर आप फॉल्स कंप्लेंट लेकर के आएंगे तो कोर्सिव एक्शन के लिए आप रेडी रहिए। तो ये बायस्ड कमिटी नहीं है। कमिटी में, आईसीसी कमिटी का पूरा फोकस ही यही रहता है कि न्याय हो और जिसके साथ गलत हो रहा है उसको न्याय मिले। श्रद्धा जी, जो महिलाओं के कहीं न कहीं एक राइट्स है कि मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, तो इसमें आपको क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए? मेरे हिसाब से मैटरनिटी लीव का जो प्रावधान है वो अपने आप में एक संपूर्ण प्रावधान है और वो उसमें किसी भी परिवर्तन की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सोचिए ना, एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है, सिजेरियन से हो नॉर्मल से हो, उसकी फीडिंग करना, माँ 24 घंटे की नौकरी पे होती है। तो एक बच्चे को नर्चर करने के लिए मिनिमम 6 महीने तो चाहिए। 6 महीने भी बच्चा फीडिंग पे ही होता है, पर 6 महीने के बाद जो कामकाजी महिला है वो काम पे वापस लौटती है। तो मेरे हिसाब से मैटरनिटी एक्ट, मैटरनिटी लीव्स बहुत अच्छी हैं और ये रहनी चाहिए, इसमें किसी परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। इसी से मिलता-जुलता और एक क्वेश्चन मेरे पास है, जैसे कि डाइवोर्स जो लॉज़ है, उसमें क्या बदलाव होना ज़रूरी है? देखिए, डाइवोर्स लॉज में अगर मैं इन जनरल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी इसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। जैसे अगर मैं 498 ए की बात करूँ, एक समय था कि अगर एफआईआर हो जाती थी, अब से 10 साल पहले 498 ए में, तो इमीडिएटली अरेस्ट थी। मतलब इधर एफआईआर होती है लड़की लड़के के घर वालों पे, इधर सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। बट इस पर्टिकुलर सेक्शन का इतना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, इतना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ कि कोर्ट ने बेल ग्रांट करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसमें 3 साल तक की सज़ा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो जो भी महिला जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली पे एफआईआर करा रही है 498 के अंदर, उसमें इमीडिएटली बेल मिल रही है। अब इसमें वो महिलाएं भी पिस रही हैं जिसमें एक्चुअल में जिनके साथ क्रूअल्टी हो रही है, जहां पर ससुराल वालों की हरकतें हैं जेल जाने वाली। बट चूंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन का इतना ज्यादा मिसयूज हुआ, इतना ज्यादा मिसयूज हुआ कि कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट करना शुरू कर दिया। इनमें सजा हो रही है, बट आप सोचिए ना, एक टाइम पे कितना सेंसिटिव सेक्शन था कि 498 के सेक्शन में अगर एफआईआर हुई तो इमीडिएटली अरेस्ट थी। आज के टाइम में नहीं है, बेल आउट मिल रही है। और मेरे हिसाब से क्योंकि इतना ज्यादा मिसयूज किया गया इसलिए बेल मिल रही है। और जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट की मैं बात करूं, तो ये कई लोगों को नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा सास के बिहाफ पे भी डाला जा सकता है। तो अगर बहू अगर आपके साथ एट्रोसिटी कर रही है तो सास भी मुकदमा डाल सकती है डोमेस्टिक वायलेंस का बहू पे, बहू के परिवार वालों पे, जैसे बहू लड़के और लड़के के परिवार वालों पे डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा डालती है। तो इन दोनों एक्ट में मेरे हिसाब से किसी भी चेंज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये लगता है कि ऑल्दो जैसे डाइवोर्स के मुकदमे हैं, सेक्शन 13B का जो मुकदमा आता है, तो जो 6 महीने का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, मुझे लगता है कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड ये उन सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए जहां पर लड़का लड़की की गुंजाइश है साथ में आने की, क्योंकि मीडिएशन का प्रोसेस म्यूचुअल डाइवोर्स में रखा ही इसीलिए गया है। बट जहां पर कोर्ट को ये लगता है, क्योंकि देयर आर मैटर्स जहां पर हमने कोर्ट में देखा है कि लड़के की भी शादी फिक्स है, लड़की की भी शादी फिक्स है, फिर भी कोर्ट कूलिंग ऑफ पीरियड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जबकि सारे ग्राउंड्स कोर्ट के लिए दिए जा रहे हैं कि ये आपस में नहीं रहना चाहते। तो जहां पर ऐसा मुझे लगता है फर्दर अमेंडमेंट होना चाहिए एक्ट के अंदर कि जहां पर अगर ऐसा है कि लड़का लड़की आपस में रह नहीं सकते, इनकी गुंजाइश नहीं, ऑलरेडी इन लोगों के फर्दर आगे आगे कमिटमेंट्स है, अपने अपने लड़के का किसी और लड़की से शादी होने वाली है या लड़की की किसी और लड़के से शादी होने वाली है, तो वहां पर उन्हें सेम डे डाइवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए जाकि ताकि उनके वो 6 महीने बच जाएंगे, जो कि बहुत प्रीशियस है। एज कंस्ट्रेंट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई महिला 30 साल की है, 31 साल की है, तो उसके पास वो अपना फैमिली भी आगे बढ़ा सकती है। तो जहां पर इस पर्टिकुलर एज के लोग हैं ना जो डाइवोर्स ले रहे हैं, तो अगर म्यूचुअल वो डाइवोर्स है तो मुझे लगता है कि वो 6 महीने का पीरियड सब्जेक्टिव होना चाहिए, वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। आपने भी ज़िक्र किया था डोमेस्टिक वायलेंस के, तो क्या आपने कोई ऐसा केस लड़ा जहाँ पे महिला के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, ऐसा केस, और जहाँ पे आपने उस महिला को सशक्त बनाया? हाँ, एक मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था जिसमें लड़की के 3 बच्चे थे। तो वो मैटर डालने के लिए ही रेडी नहीं थी। मतलब उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा मारता था, मतलब उसी के घर में रह रहा था।
उसी के ही घर से उसको निकाल दिया था। और जब तक वो घर में रही थी उसे डेली मारता था। इवन उसके 2 बेटे थे तो बेटों को भी यही बोलता था कि जो औरतें होती हैं वो पिटने के लिए होती है। तो बच्चे भी इस तरीके से बड़े हो रहे थे कि वो अपनी मम्मा को जाके बोलते थे कि हम भी आगे जाके हमारी वाइफ्स को मारेंगे। तो वहाँ पर जब उसको समझाया गया, उसको बहुत मोटिवेट किया गया कि केस करो, केस करो, केस करो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मोटिवेट हुई और उसने केस किया। क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से अपने हस्बैंड की एट्रोसिटीज़, उसकी क्रूरल्टी को झेलती हुई आ रही थी और उसने ये मान लिया था कि ये मेरी किस्मत है। पर तो मैंने उसको समझाया कि ये किस्मत नहीं है, अगर तुमने ये बर्दाश्त करती रही जो तुम अभी बर्दाश्त कर रही हो, तो ये दोनों लड़कों के लिए भी तुम यही मैसेज दोगे कि लड़कियाँ वाइफ्स ऐसे ही रखी जाती है। चूँकि एक बेटी भी है, तो बेटी के लिए भी ये मैसेज दे रही हूँ कि आगे जाके कि लड़कियों की जो लाइफ साइकिल है, लाइफ़स्टाइल है, वो यही होता है ससुराल में जाकर के। तो अगर इनको एक सही मैसेज देना है ना, तो अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आप ये सोचिए, जब ये मैटर फाइल हो गया था कोर्ट में, तो उसने अपनी वाइफ का कोर्ट में आकर के कोर्ट प्रोमाइसेस के बाहर उसका दुपट्टे से गला दबाने की कोशिश की। जब वो ऑन रोड जा रही है तो उसका ऑन रोड गला दबाने की कोशिश की, बट धीरे-धीरे वो लड़की इतना सशक्त हो गई थी कि जब-जब हस्बैंड उसका पीछा करता था, उसको पीछे-पीछे आ रहा है, तो वो तुरंत 112 बुलाती थी। तो आज का स्टेज वो है कि वो एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रही है, मुकदमे अभी भी चल रहे हैं एंड हस्बैंड इतना ज़्यादा दुष्ट है कि आज तक उसने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया है, जबकि 3 बार जेल जा कर के आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे भी प्रावधान होने चाहिए 125 मेंटेनेंस में, जो अभी 144 बीएनएसएस हो गया है, जहाँ पर इस टाइप के जो हस्बैंड है ना, जो बहुत ज़्यादा एडमेंट है, मतलब जेल चले जाएँगे और वाइफ को मेंटेन नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं इसमें और ज़्यादा इस एक्ट को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को और टाइट होना चाहिए ताकि लड़कियों का मेंटेनेंस हो सके। ऐसे बच्चों का मेंटेनेंस हो सके जिसको बाप कुछ दे ही नहीं रहे, जबकि लड़के का अपना बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो कहीं मुझ न कहीं मुझे लगता है ऐसे लोग ना साइको होते हैं और ऐसे लोग हमारे बीच में ही रहते हैं। हाँ, हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं और बट घर में इनका जो रूप है ना मतलब 2 चेहरा होता है इंसान के, हाँ, बाहर बहुत अच्छा और घर में आपने बताया कि टॉर्चर करते थे हाँ, और उनके बच्चे जो लड़के थे उनको भी यही सीख मिल रहा था हाँ। कि महिलाएँ इसलिए ही पैदा होते हैं और कहीं न कहीं वो भी ऐसे ही करते हैं अपने बीबी के साथ और इस महिला ने जो कदम उठाया कहीं न कहीं और इनको देख के बहुत सारे और महिलाएँ जिन्होंने प्रेरित होती हैं। अपने लिए कभी सोचा ही नहीं कि हमें करना है, तो वो भी इंस्पायर होते हैं कहीं न कहीं। बिल्कुल होती है इंस्पायर। इवन जैसे जो लेडीज़ हैं, जो मदर इन लॉ हैं, जो अपनी बहू के पे हुँ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल रही हैं, तो एक सास दूसरी सास को मोटिवेट करती है जिसके साथ क्रूअल्टी होती है। बिल्कुल। तो ये बहुत हाई टाइम भी है कि अगर जिस भी व्यक्ति के साथ जिस भी तरीके की एट्रोसिटी हो रही है, वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले। हमें बताइए कि जो पुलिस ब्रूटैलिटी है और जो कस्टोडियल डेथ है, इनको रोकने के लिए क्या कानूनी सुधार की ज़रूरत है? देखिए, पुलिस ब्रुटैलिटी तो हाँ, आज के समय में भी हो रही है, बट कस्टोडियल डेथ अभी नहीं हो रही है, कम है अभी। कम हो चुकी है। और इसके लिए, क्योंकि जैसे ही बंदा कभी अरेस्ट होता है ना, तो पहले ये था कि पुलिस कभी भी जाकर के अरेस्ट कर लेती थी, बट अभी 41 ए का नोटिस देती है, उसके बाद ही उसको अरेस्ट करती है। और अगर उसको अरेस्ट करके लेकर के आ रही है, तो उसके घरवालों को इन्फॉर्म करती है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेज़ेंट करती है, हुँ। उसको लीगल एड दिलवाती है, अगर उसके पास लीगल एड नहीं है। तो ऐसे कई सारे प्रावधान हैं, जो कि पुलिस करती है। तो पुलिस ब्रुटैलिटी आज के टाइम में भी इस तरीके से, मैं आपको एक मैटर बताऊँगी। एक लड़का था, हस्बैंड था, तो वाइफ ने झूठी हस्बैंड की कंप्लेंट कर दी और वो अपना बच्चा लेकर के थाने में चली गई। क्योंकि वो बच्चा लेकर के थाने में चली गई, तो एसएचओ ने हस्बैंड को डंडे से मारा था और डंडे से उसे इतना मारा था कि उसकी पूरी हाथ, पैर, पीठ वगैरह सब नीले कर दिए थे। और पुलिस ब्रुटैलिटी का जो पुलिस जिसका एडवांटेज भी उठा रही है, वो ये है कि लोग इन लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं लड़के को बहुत समझाया कि एसएचओ के अगेंस्ट कंप्लेंट करो, वी विल मूव टू कोर्ट और हम एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वो उसका सीधा कहना ये था कि मुझे अभी इसी क्षेत्र में रहना है और ये रहेगा 3 साल यहाँ पर। अगर मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट किया तो ये मेरा जीना मुश्किल कर देगा। और ये वही एसएचओ है, जब इस बंदे को मारा, एसएचओ ने भी मारा, लड़की के घरवालों ने भी मारा। तो जिस डेट की घटना है, उस डेट पे एसएचओ ने लड़की की एफआईआर रजिस्टर नहीं की जब वो थाने में आई थी। जब एसएसपी ने डायरेक्शन की एफआईआर के लड़के की, तो लड़के की एफआईआर और लड़की की एफआईआर सेम टाइम पे हुई है। तो पुलिस ब्रुटैलिटी आज के टाइम पे भी है, नोट नहीं हो रही है। अगर किसी बंदे को पुलिस अगर उठा के ले जा रही है, अगर अनऑफिशियल तरीके से उठाया, तो उसे 5-5 दिन थाने में रखती है, मारती है। और एक बहुत कॉमन टर्म है पटेव लाना, बहुत मारती है, बुरी तरीके से मारती है। अब थाने का जाके हाल तो देख करके आइए क्या है। वहीं पर ही बाथरूम कर रहे हैं, वहीं पर ही वो लोग लेटे हुए हैं, वही उनकी जगह है और अनऑफिशियली उठा लेती है पुलिस।
बिना एफआईआर के उठा लेगी पुलिस। पुलिस की ब्रुटैलिटी आज के टाइम पे भी है। पुलिस की ब्रुटैलिटी यहाँ तक मैं कहूँगी कि जब कभी कोई एफआईआर हो जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। मोस्टली मैं एफआईआर्स में देखती हूँ कि कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट है। अगर मैं हीनियस ऑफेंसेस की बात करूँ, जहाँ पर क्लास 1 ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, सीएओ अपॉइंट किए जाते हैं, वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन में कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट सारी चीजें आ रही, क्योंकि प्रॉपर विवेचना हो ही नहीं रही है। और ब्रुटैलिटी इस तरीके से है कि अगर जो एक प्रॉपर विवेचना करनी है, अगर मान लीजिए किसी महिला ने अगर किसी भी 376 का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रेप का अगर मैटर है, तो वहां पर 164 मैंडेटरी है, 161, 164 और एफआईआर कोर्ट में आने से पहले पुलिस के पास में रहती है। तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो चार्जशीट फाइल कर रही है तो वो सारे पेपर्स को एक्नॉलेज करे। पुलिस को किसी पेपर से कोई मतलब नहीं है। जब चार्जशीट आती है तो एज अ डिफेंस काउंसिल हमारा काम होता है सारा कॉन्ट्रडिक्शन निकाला, हम निकालते हैं, हम एडवांटेज लेते हैं और हम एक्विटल भी करवाते हैं। बट जहां पर जो अक्यूज्ड है वो एकदम निर्दोष है, वहां पर पुलिस उसके साथ ब्रुटैलिटी करती है। इमीडिएटली प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का तो पुलिस प्रोसीजर ही अप्लाई नहीं करती है। अगर कोई भी ऐसा मैटर आ गया जहां पर लड़की ने एक फेक 376 का मुकदमे की एप्लीकेशन मूव की है, मेरे हिसाब से उसमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं हो रही, आपने एफआईआर रजिस्टर कर लिया, आप लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मना कर देती है। आगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस लीजिए, लोगों के बयान करवाइए, और बयान भी मैं कई बार देखती हूँ कॉपी पेस्ट होते हैं। मैं SC/ST एक्ट की अगर बात करूं तो SC/ST एक्ट में भी यही चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व की है कि जब चार्जशीट हमारे पास में आती है और जब महिला का जब 164 होता है तो एफआईआर अलग होती है, 161 अलग होता है, 164 अलग होता है। जब हम उसमें कॉन्ट्रडिक्शन निकाल सकते हैं, हमें सामने से दिख रहा होता है कि सब तीनों आपस में अलग है, तो एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप तो एक क्लास 1 ऑफिसर है, आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आपका सिर्फ मोटो पुलिस का ये रहता है कि अगर उनके पास कोई मैटर आ गया है तो उसको रफा दफा कर दिया जाए। रफा दफा नहीं हो रहा है तो जो समझ में आ रहा है वो चार्जशीट आप लगा दो। उनको इन्वेस्टिगेशन से मतलब भी नहीं। ये भी तो एक तरीके की ब्रुटैलिटी है। हीनियस मैटर में 376 2N, जहां पर रेप विद दी वुमेन, उसको शादी का झांसा दे करके जो सेक्शन पर्टिकुलर कहता है, रेप विद दी वुमेन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, जहां पर लड़कियां इस तरीके के एलिगेशन लगा रही है कि मुझसे शादी का प्रॉमिस किया और फिर मुझसे शादी नहीं की। तो वहां पर क्या आपने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या आपने एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश की? क्या आपने ये पाया कि इनका कंसेंचुअल रिलेशन था? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहती है कि अगर लड़का लड़की का कंसेंचुअल रिलेशनशिप है, दैट विल नॉट अमाउंट टू रेप। बट पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और जेल भेजती है लड़के के लिए। और जैसे ही लड़का जेल गया, वी हैव सीन मैटर जहां बहुत मारा गया है, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। बट आज के टाइम में भी थानों में भी जो कभी अगर अक्यूज अगर चला जाता है, अगर उसको घर से अगर उठा लिया तो इतना मारते हैं उसको, इतना मारते हैं उसको, नीला कर देते हैं मारते मारते। थाने में मार रहे हैं, चौकी में मार रहे हैं, जेल चला गया तो वहां मार रहे हैं क्योंकि कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर रहा। बट ये रियलिटी है। तो दिस इज द हाई टाइम जहां पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, इन्वेस्टिगेशन ठीक से करे, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन ये डिसाइड कर रही है ना कि किसी की जान बचेगी या नहीं बचेगी। और अगर आपने चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि उस बंदे का कितने टाइम हैरेसमेंट हुआ। हीनियस ऑफेंसेस में कोर्ट बेल नहीं देती है, लोअर कोर्ट। तो वो बंदा जेल चला गया अगर एक बार, तो उसका 1 महीना 2 महीना जेल में ही कटता है, जबकि उसने कुछ किया नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं किया उसने, क्योंकि उस पे एक ऐसा हीनियस सेक्शन लगा हुआ है जिसमें 7 साल से ऊपर का इम्प्रिजमेंट है। तो वो हाई कोर्ट से बेल होने का वेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट से बेल होने का वेट करेगा। एक निर्दोष आदमी जेल में पड़ा हुआ है। और जहां पर फेक केसेस होते हैं, जहां पर फेक एफआईआर होती है, वहां पर मैंने देखा है कि पुलिस बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। जबकि जहां ओरिजिनल केसेस होते हैं, मेल्स की एफआईआर होती है, वहां पर पुलिस एफआईआर लगाती है। एक मैटर था हमारा जिसमें मेल ने एफआईआर कराई थी, जहां एसएसपी के डायरेक्शन पे एफआईआर हुई थी। उस मैटर में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, जबकि मेडिकल एग्जामिनेशन था, उसमें मेडिकल लगा हुआ था, सरकारी मेडिकल था। और लड़की की जो एफआईआर थी उसमें कोई मेडिकल नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उसमें चार्जशीट फाइल कर दी। तो पुलिस की ब्रुटैलिटी तरीके से होती है, जिसमें पुलिस को सुधार करना चाहिए। और पुलिस का काम है न्याय करने का, एक लॉजिकल रीजनिंग पे आने का, कि अगर आपको एफआईआर दी गई है, आपको विवेचना दी गई है, तो विवेचना को विवेचना की तरीके से कीजिए और किसी के साथ भी इनजस्टिस मत कीजिए। हम सब ने देखा हाल ही में अर्जीकर जो डॉक्टर रेप मर्डर केस हुआ था, तो इस केस में आपका क्या विचार है? और इससे जुड़ी कोई ऐसा आपका स्टोरी शेयर करिए जहाँ पे आपने पुलिस रिफॉर्म के लिए काम किया। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, ये उस कॉलेज का नहीं, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात करूंगी कि मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटीज नहीं है।
ठीक है? तो सीसीटीवी कैमरेज़ नहीं होते, बैठने के लिए बेंचेज़ नहीं होती, एक पर्टिकुलर चेयर होती है जिस पे वो बैठते हैं और उनको 36 आवर्स की उनकी ड्यूटी होती है। वहाँ पर ये हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर कोई ना कोई सीनियर स्टाफ हो और आप जब भी अपने-अपने बंदों को रखें, तो आप अपने बंदों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएँ, जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आउटसाइडर्स की एंट्री एकदम बैन होनी चाहिए। पर्टिकुलर आवर्स में एक फैमिली मेंबर होगा जिसकी सारी डिटेल्स हमारे पास में होंगी, हॉस्पिटल के पास में होंगी। इन दी आवर ऑफ इमरजेंसी उस फैमिली मेंबर को कॉल करके बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हॉस्पिटल में अगर होती है तो इस तरीके की घटनाएँ होना रुक जाएँगी। क्योंकि और हॉस्पिटल में ना एक्चुअली मूवमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इमरजेंसी मैटर्स आते हैं। लेकिन जहाँ पर जो हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं, जहाँ पर लोगों की इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ पर ये मैंडेटरी है कि ऐसी चीज़ें, सुविधाएँ लेकर के आई जाएँ, जहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा, क्योंकि वो महिला जेआर थी, जहाँ तक मुझे याद है, जिनके साथ बर्बरता हुई। तो जिस व्यक्ति ने किया, उसकी एंट्री क्यों थी? अगर स उस व्यक्ति की एंट्री अगर दी थी वहाँ पर, तो क्या रीज़न से फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ब काफ़ी कुछ निकल के आ गया उस मैटर में। तो सीसीटीवी फुटेजेस मैंडेटरी होनी चाहिए, कौन बंदा आ रहा है, अटेंडेंट है, कौन है, हर किसी की एंट्री हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए। खासकर से प्राइवेट रात के समय ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर घटनाएँ जो हमने इस टाइप की देखी हैं, वो हमने रात में ही देखी है। और पुलिस रिफ़ॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस रिफ़ॉर्म में जब इस तरीके का मैटर होता है तो पुलिस डेफ़िनिटली सेंसिटिव है, एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश करती है और इसमें जो सबसे अच्छा रोल प्ले करती है मुझे लगता है सीबीआई करती है। क्योंकि जब ऐसे मैटर्स आते हैं ना जो ओवर सेंसिटिव होते हैं तो मुझे लगता है कि विवेचना सीबीआई को दे देनी चाहिए क्योंकि जितना मेरा एक्सपोज़र रहा है सीबीआई के साथ काम करने में, मुझे लगता है वो लोग जितना सेंसिटिवली काम करते हैं, जितनी तह तक पहुँचते हैं, उतनी तह तक सिविल पुलिस नहीं पहुँचती है। तो जब भी इस तरीके की भगवान ना करे घटना हो बट अगर कभी ऐसी घटना हो जाती है तो ऐसे क्योंकि इस केस की विवेचना भी सीबीआई को लेटर ऑन दी गई थी, तो ऐसे मैटर्स में ये विवेचना सीबीआई को दी जाए और पुलिस रिफ़ॉर्म के लिए उनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार पुलिस को प्रोविजंस ही नहीं पता होते कि किन प्रोविजंस पे उनको काम करना है। तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का एक ये बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्टर्स की फैसिलिटी को स्मूथन किया जाए, उन हर जगह सीसीटीवी कैमरे हो और अगर महिला जिस भी वार्ड में पोस्टेड है मतलब महिला की और पुरुष की जो पोस्टिंग है, जहाँ भी आप उनको लगा रहे हैं, उनको देख के एलोकेट कीजिए कि किस टाइप के लोग हैं। क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी वाइज़ नहीं ध्यान रखेंगे जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो फिर इन घटनाओं को इसी तरीके से बचाया जा सकता है। बाहर क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई सेफ नहीं है, तो डॉक्टर वो सेफ नहीं है, तो बाहर तो हालत तो क्या हो सकते हैं। बाहर बहुत खराब हालत है, आप ये समझ लीजिए कि आज के टाइम का ये हाल है जब हमारे पास मैटर आते हैं और लड़कियाँ जब बाहर निकलती हैं, तो चलते-चलते कोई इनके सीने पे हाथ मार रहा है, कोई इनके बट पे हाथ मार रहा है, कोई आगे हाथ मार रहा है। ये बहुत रियलिटी है और ये बहुत मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं जो ये डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रही हैं। तो यहाँ पर और महिला के लिए ना सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। मैं ये पेरेंट्स से भी गुज़ारिश करना चाहूँगी कि वो अपनी लड़कियों के लिए आप क्वालिटी एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, आप उनको कराटे भी सिखवाइए। आप उनको ये मत सिखाइए कि वो लड़की है, ज़रूरत पड़े तो गाली भी दे, ज़रूरत पड़े तो पिटाई भी लगाए, ज़रूरत पड़े तो मारे भी। तो बच्चे की जो लड़की है उसकी आप इनिशियल अपब्रिंगिंग ही ऐसे कीजिए कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि कोई लड़का उस पे आँख उठाने की और उसके साथ बलात्कार करने की हिम्मत ना कर सके। श्रद्धा जी, आप अपना जो ब्रेवरी अवार्ड है, उसको प्राप्त करने की जो कहानी है, उसके बारे में बताइए। और क्या इस अवार्ड ने आपको ह्यूमन राइट्स एक्टिविज़्म के जो एक रास्ता है मतलब मुकाम है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दिया है? और साथ ही में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए, जहाँ पे इस अवार्ड ने आपके काम को प्रभावित किया। देखिए, मैंने एक महिला के लिए, एक बच्ची के लिए काम किया था जिसका बलात्कार हुआ था जी। और ये मेरी डिस्ट्रिक्ट की एक बात है। तो वो लड़की एक हॉस्पिटल में काम करती थी, तो उसके ही हॉस्पिटल वालों ने ओटी में बुलाया कि ऑपरेशन एक होने वाला है, तो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के ओटी में आ जाओ। जब वो लड़की ओटी में जाती है, तो जो दोनों वार्ड बॉयज़ थे, उन्होंने गेट बंद कर लिया और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से उस लेडी की वजाइना में डाला और उसकी वजाइना को रप्चर्ड किया। इस तरीके से दर्दनाक तरीके से उसका बलात्कार किया गया था। पूरी वजाइना उसकी रप्चर्ड हो गई थी, वो चल नहीं सकती थी बहुत लंबे टाइम तक। इस केस ने मुझे बहुत ज़्यादा झंझोरा और मैंने उस लड़की के लिए उसकी लीगल लड़ाई लड़ी, उसकी फाइनेंशियल लड़ाई लड़ी, प्रशासन से भी लड़ी, जितना मैं मेरे दम पे लड़ सकती थी, मैं लड़ी।
तो इसका एक केस का मुझे ये एडवांटेज मिला कि वहाँ पर कुछ और महिलाओं ने भी अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू की। महिलाओं के लिए लड़ना, हमारे यहाँ चाइल्ड एजुकेशन की जब बात करते हैं, छोटे शहरों की एक ये दिक्कत है ना कि सेफ्टी कंसर्न की वजह से, जो ये मेट्रो सिटीज़ के बारे में जब सुनते हैं कि लड़कियाँ बाहर जाएँगी तो उनका बलात्कार हो जाएगा, उनके साथ छेड़ा-छोड़ी होगी, तो वो घर से बाहर नहीं निकालते थे। तो मैंने फिर उसकी काउंसलिंग करना शुरू की कि आप लड़कियों को घर से बाहर निकालिए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो एक्सपोज़र कैसे लेंगी, कैसे सीखेंगी, कैसे बढ़ेंगी आगे, कैसे करियर में। तो कहीं न कहीं ये मुहिम मेरी आगे काम की, कई सारी रेप विक्टिम्स के लिए काम किया, सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम्स के लिए काम किया, और जब मेरे काम को एक्नॉलेज करके जब मुझे अवार्ड मिला तो डेफ़िनेटली इससे प्रोत्साहन तो मिलता ही है, और एक जो डर होता है ना अंदर, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आप फिर मुखर होकर के आते हैं। तो अब जब लड़ाई लड़ते हैं तो कई-कभार धमकियाँ भी आ जाती हैं, बट अब किसी धमकी से डर नहीं लगता, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब ऊपर वाला आपके साथ होता है ना, तो आपकी लड़ाई बहुत लंबी चलती हुई चली जाती है। क्योंकि मेरा हमेशा से ये गोल रहा कि जिसकी आवाज़ जो खुद नहीं बन पा रही है, मैं उसकी आवाज़ बनूँगी और उसको दबने नहीं दूँगी। हर किसी के पास ये अधिकार है कि वो स्वतंत्रता से जिए और मुखर होकर के जिए, क्यों दब के जीना? जो कोविड-19 आया था उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ है जैसे कि हेल्थ केयर एक्सेस है और जो गरीब है उनके जो अधिकार हैं, उनमें क्या बदलाव आया? और आप कोई ऐसे अनुभव के बारे में हमें शेयर करिए जहाँ पे आपने पब्लिक हेल्थ इश्यू में काम किया और उसमें आपने कोर्ट में याचिका दायर किया। देखिए, ऐसे हमने मैटर्स किए थे कि जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत तस्करी हो रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और कुछ मेडिसिन्स थी जिनको ब्लैक में बेचा जा रहा था। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पे काम किया था, उसकी हमने याचिका दायर की थी कि इसकी जो ब्लैक सप्लाई की जा रही है, इसको ओवर प्राइस पे बेचा जा रहा है। कुछ मेडिसिन्स थी जिनको ओवर प्राइस पे बेचा जा रहा था। तो इसको कोर्ट ने एक्नॉलेज किया, इवन एक हमने मेडिकल को भी सील करवाया था, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को उस टाइम पर आइवरमेक्टिन बना करके बेच रहे थे। तो उसका एडवांटेज ये मिला था कि बाकी सारे लोग अलर्ट हो गए थे और लोग फिर पर्टिकुलर प्राइस रेट पे आ गए थे, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे सारी चीज़ें ओवर प्राइस्ड हो गई थी। अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो वो आपको 10 टाइम प्राइस पे मिल रहा है। अगर आपको इन्हेलर चाहिए वो आपको 10 टाइम प्राइस पे मिल रहा है। अगर आपको मेडिसिन्स चाहिए, वाटर बॉटल चाहिए, आपको अगर साँस लेने का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो सब कुछ आपको ओवर प्राइस पे मिल रहा है। तो हमने इसकी याचिका दायर की कि हर चीज़ की इतनी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुकी है, तो कोर्ट ने एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स किया कि जिस चीज़ की जो एमआरपी है वो उसी एमआरपी पे होगा, और अगर एमआरपी पे अगर सप्लायर बेच रहा है तो उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च होगी। प्रशासन को भी डायरेक्शंस आए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज़्ड हो गई थी, और जो ओवर प्राइस्ड होती भी जा रही थी कोविड-19 में चीज़ें, वो रुक गई थी। तो हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात कर लिया। मुझे लगता है कि अब बहुत लंबा होने वाला है, तो लास्ट एक क्वेश्चन मेरा है, जो कि जो ह्यूमन राइट्स का क्षेत्र है, आप आगे जाके भविष्य में क्या बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी है उनके लिए? और ये वाला एक एक पार्ट रख देती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हर युवा सशक्त हो, हर युवा पढ़े लिखे, और ये युवा एआई के पीछे बहुत ज़्यादा ना भागे। अगर आज के टाइम पे जो मैं सबसे ज़्यादा देख रही हूँ, मैं अगर अपनी फील्ड की भी बात करूँ, तो लोग एआई से ही काम करना शुरू कर दिए हैं। लोग अपना मतलब जो बेसिकली आपकी जो रीज़निंग है, जो आपकी ब्रेन रीज़निंग है, जो आपकी लॉजिकल रीज़निंग है, वो कहीं न कहीं एआई खा रहा है। तो किताबों के साथ ना छोड़ें, किताबों को पकड़ते रहें, किताबों से ही पढ़ते रहें, एआई की हेल्प लेते रहें। आप टेक्नोलॉजीज़ को छोड़िए मत पीछे, टेक्नोलॉजी के साथ में ही चलिए, बट टेक्नोलॉजी पे मत चलिए। क्योंकि मैंने ऐसे सारे कॉपीराइटर्स को देखा है, या मैंने ऐसे सारे कई लोगों को देखा है जो प्रॉपर ड्राफ्टिंग एआई से ही कर रहे हैं, तो आपका खुद का ब्रेन यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो एआई के साथ डेफ़िनेटली आप हैंडशेक कीजिए, बट अपना ब्रेन का फुल ऑन यूज़ कीजिए। और अगर वर्क प्लेस पे किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ पर अपनी आवाज़ बनिए। अगर बीच रोड पे आपके साथ कोई गलत हो रहा है, तो आप अपनी आवाज़ बनिए। और ये बात आप बिल्कुल ना सोचिए कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप दिक्कत में होंगे तो 4 लोग आपके साथ कभी नहीं आएँगे, आप अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे होंगे। तो 4 लोगों के बारे में, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं ये बात कहूँगी कि अगर आपके साथ कहीं भी, किसी भी जगह, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर आप अपने घर पे हो, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाइए। घर में अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो आप घर में अपनी आवाज़ उठाइए, लड़के क्वालिटी एजुकेशन लीजिए। अगर जॉब के लिए मना किया जा रहा है, आप जॉब करना चाहती हैं, आप घर पे अपने राइट्स के लिए लड़िए। पेरेंट्स को समझाइए कि जॉब करना है मुझे, मैं करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, और सबके माँ-बाप मानेंगे। तो अपने राइट्स
से पीछे नहीं हटना है, अपने राइट्स के लिए लड़ना है, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे ससुराल हो या चाहे बाहर हो। 4 लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं सोचना है और अपनी आवाज़ हर जगह बुलंद रखनी है। और कोई ऐसे एनजीओ प्रोजेक्ट या नोबेल अवार्ड ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस जैसे कोई संस्था के साथ जुड़ के आप जो अपना काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए कि कैसे आप युवा जो यंग जनरेशन है उनको इंस्पायर कर रहे हैं? मैं कभी गलत नहीं करती मैं किसी के साथ में, ना ही गलत बात करती हूँ और ना ही गलत चीज़ों को प्रमोट करती हूँ। तो मैंने जो नोबेल अवार्ड ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस जो मुझे अवार्ड मिला था, ये अवार्ड मुझे कामकाजी महिलाओं के लिए मिला था, जो महिलाओं की आवाज़ वर्क प्लेस से बहुत दबती हुई जा रही थी। तो मैंने इन महिलाओं के लिए काम किया, इनकी आवाज़ बनी और इनकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उठाई। तो कहीं न कहीं मुझे इसका एडवांटेज ये मिला कि महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक महिला की आवाज़ बनती है, तो बाकी महिला अपनी आवाज़ खुद ही बन जाती हैं। तो जब महिला अपनी आवाज़ होना शुरू हो गई, तो मेरा जो एक उद्देश्य था इस मोटो को शुरू करने का कि महिला मुखर हो, महिला अपनी आवाज़ बने और अपने साथ हुई एट्रोसिटीज़ के बारे में खुल के बोले और खुल के इसका विरोध करे। तो जब खुल के विरोध होना शुरू हो गया, वो अपनी आवाज़ बनने लगी, तो कहीं न कहीं वो मेरी एक जीत है। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे नया चीज़ सीखा है इस पॉडकास्ट के थ्रू और जो मैं आशा क्या करती हूँ ऑब्वियसली जो हमको ऑडियंस सुन रहे हैं उनको भी बहुत सारे नया इश्यूज के बारे में पता चला या बहुत सारे नया लॉज के बारे में पता चला जो नहीं पता था। तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा। थैंक यू थैंक यू। मौसमी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।